फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, क्योंकि फैमिली में अगर प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेटलमेंट की। फैमिली सेटलमेंट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप ऐसे सारे जितने भी डिस्प्यूट्स है, जितने भी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स है, वो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सेटलमेंट एक बहुत कॉमन वर्ड है, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है लॉ के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक फैमिली सेटलमेंट डीड का मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा एक सजेस्टिव वीडियो होगा फैमिलीज़ को। और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक डीड के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से नेगोशिएट करके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं उस फैमिली सेटलमेंट डीड के अंदर। फिर डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा डीड लीगली बाइंडिंग होता है, यानी अगर कोई भी फैमिली मेंबर ने इस फैमिली सेटलमेंट डीड को नहीं माना तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ऐसे डीड को रजिस्टर करना ज़रूरी है और क्या इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और अगर लगती है तो कितनी लगती है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। प्रॉपर्टीज़ को लेके फैमिली में बहुत टिपिकल डिस्प्यूट्स होते हैं और ऐसा ही एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में लिया है कि जिस डिस्प्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फैमिली ट्री है। यहाँ पे पेरेंट्स है, फादर और मदर, इनके 4 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स और 2 सन। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये 5 प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ कहाँ लोकेटेड है? कोई मुंबई में, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, कोई कर्नाटका में। अब जब ये पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो जितने भी लीगल एयर्स हैं, 4 लीगल एयर्स, इनका जो राइट है इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से अपने आप क्रिएट हो जाता है उन 5 प्रॉपर्टी के अंदर। और अब ये लीगली एंटाइटल्ड है, ये राइटफुली क्लेम कर सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को। अब बारी आती है डिस्प्यूट की। क्या इस केस में डिस्प्यूट हो सकता है क्या? लेट्स फाइंड आउट। टिपिकली 2 सिचुएशन होती है। या तो पेरेंट्स ने मरने से पहले एक विल बनाई है, यानी वसीयत बनाई है, तो उसमें क्लियर कट लिखा रहता है कि कौन से बेनिफिशियरी को कौन सी प्रॉपर्टी जानी है। बट फिर भी ऐसे विल को कोर्ट में प्रोबेट कराना ज़रूरी होता है, और प्रोबेट के टाइम पे कोर्ट के अंदर इन सारे लीगल एयर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर कंसेंट नहीं देता है इनमें से कोई भी, तो फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। और सेकंड सिचुएशन ऐसी जहाँ पे कोई भी विल नहीं बनाई है, कोई भी वसीयत नहीं बनाई है, तो उस केस में तो पक्का है कि डिस्प्यूट होना ही है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, जो चल रहे डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, या जो कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है उसको बंद करने के लिए फैमिली सेटलमेंट डीड बहुत काम आता है। फैमिली सेटलमेंट डीड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लेट्स फाइंड आउट। अगर इंडियन केसेस की अगर आप हिस्ट्री देखें तो जनरेशन से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट में चलता आता है, और इसमें ना तो आप खुद अपनी खुद की फैमिली प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर पाते हो, ना कि आपके लीगल एयर्स कर पाते हैं। आप ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को ना तो आप मॉर्गेज कर सकते हो, ना तो उस पर रेंट पर चढ़ा सकते हो, ना तो उसे इनकम जनरेट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, आपस के रिलेशंस बनाए रखने के लिए, और अपना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको सेव करने के लिए आप फैमिली सेटलमेंट डीड को एग्जीक्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर फैमिली सेटलमेंट डीड को वैलिड नहीं बल्कि लीगल माना है। अगर कल को कोई भी फैमिली मेंबर्स ये डीड एग्जीक्यूट करने के बाद में प्रॉपर्टी को लेके फिर से डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे डीड को कोर्ट में एज अ कोरॉबरेटिव एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि फैमिली सेटलमेंट डीड के अंदर हम जो भी लिखे वो इस तरीके से लिखना है कि कुछ डिस्प्यूट्स थे फैमिली मेंबर्स के बीच में, और उन सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं अपने फ्री कंसेंट से, अपने होशो हवास से, बिना किसी के दबाव से इस सेटलमेंट डीड को साइन कर रहे हैं। अब जो फैमिली सेटलमेंट डीड बनाई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की ड्राफ्टिंग यूज़ होती है, जिस तरीके से आप नेगोशिएट करके अपने राइट्स को लिखते हैं उस फैमिली सेटलमेंट डीड के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप कोई फैमिली सेटलमेंट डीड बना रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट यानी किसी एडवोकेट को कॉन्फिडेंस में लेके ही आप फैमिली सेटलमेंट डीड का काम करें। अब थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एक फैमिली सेटलमेंट डीड डिफरेंट होता है इन सारे डॉक्यूमेंट से। पार्टीशन डीड, रिलीज डीड, सेल डीड और गिफ्ट डीड डिफरेंट होता है एक फैमिली सेटलमेंट डीड से। आपके लिए सेटलमेंट डीड
एक चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है, एक रूल बुक की तरह काम करता है। जब भी सेटलमेंट होते हैं डिस्प्यूट्स की, तब मीटिंग्स प्लेस होती है, सब फैमिली मेम्बर्स अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र होनी है, किसको नहीं होनी है। तो ये जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो डिस्कशंस है, वो सब रिकॉर्ड होते हैं सेटलमेंट डीड के अंदर, और ये एक एज एन एविडेंस काम करता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी पर्सन का राइट क्रिएट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, जब भी कोई प्रॉपर्टी के अंदर आपका राइट क्रिएट करते हो या एक्सटिंग्विश करते हो, वो राइट्स को रिकॉर्ड करना ऐसे ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है, और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप ऐसे डीड को, सेटलमेंट डीड को आप एक चार्टर डॉक्यूमेंट समझिए, एक रूल बुक समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझिए, और इस रूल बुक के बेसिस पे फिर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है आपस के अंदर। इसीलिए अगर आप ऐसे डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करें, स्टैम्प ड्यूटी पे करें, जो कि इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज़ के लिए। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उन सब में ये कहा है कि जो भी अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट डीड होता है वो वैलिड होता है, लीगल होता है, लेकिन जहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पर्सन का राइट क्रिएट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है। तो अगर 5-6 प्रॉपर्टीज़ है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, उन सब के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेटलमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब आप फैमिली सेटलमेंट डीड में रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट करने के बाद में इसके बेसिस पे आप इंडिविजुअली सारे प्रॉपर्टीज़ को आप आपस में डिवाइड कर सकते हो, रजिस्टर करा के इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, और रेलेवेंट स्टैम्प ड्यूटी पे करके। ज़रूरी नहीं है कि किसमें पार्टीशन डीड है तो उसमें सेल डीड होगा या गिफ्ट डीड होगा या रिलीज डीड होगा। सारे फैमिली मेंबर्स की सिचुएशंस अलग होती है, सबके राइट्स अलग होते हैं, और उसके बेसिस पे आप इस सारे डीड्स को एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का। और अगर आपको कोई और जानकारी है फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में तो आप बेशक लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वी विल रिव्यू ऑल योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।